जी सबसे पहले इस तस्वीर को देखें जरा। इस तस्वीर से हमने एक कॉन्सेप्ट लेना है। हाँ, आप सबको पता लग रहा होगा कि ये एक मोबाइल की तस्वीर है और मैं इसको अगर स्क्रॉल करता जाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि कोई एक वेबसाइट खुली है। हाँ, और ये जो नीचे नज़र आ रही है आपको, आप इसे गैस कर रहे होंगे कि ये वेबसाइट का बाकी का हिस्सा है। मतलब ये वेबसाइट का पहला पेज है और ये वेबसाइट का बाकी का हिस्सा। ऐसे ही है ना, ये तो समझ में आ रही है ना आपको। ये सिंपल सी एक चीज़ जो बता रहा हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो इस स्क्रीन में हमें वेबसाइट नज़र आती है ऐसे। फिर आप इसको स्क्रॉल करते हैं और डिपेंड्स ऑन कंटेंट कि कितना बड़ा कंटेंट है। ज़्यादा कंटेंट हो तो नंबर ऑफ स्क्रॉल्स आप करते हो, अगर छोटी वेबसाइट हो तो एक आधा स्क्रॉल करते हो। तो जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो हमें उसकी पहली स्क्रीन नज़र आती है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी कि ये वाली जो स्क्रीन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई फोल्ड करने से पहले वाला जो कंटेंट है वो। अभी इसमें और कंटेंट जितना मर्जी यूं करते जाएंगे तो भाई खत्म ही नहीं होगा। भाई इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं ना, तो खत्म ही नहीं होता, वो तो चलता ही रहता है। थक के फिंगर थक जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं कि यार बस थोड़ा सांस ले लेते हैं। अदरवाइज तो वो इंस्टाग्राम तो नहीं खत्म होता, फेसबुक भी नहीं खत्म होता, ऐसे ही यूज करते रहते हैं आप लोग उसको। लेकिन एक वेबसाइट की तो कोई लिमिट होगी ना, 5-6 पेजेस होंगे तो वो एंड पर आ जाएगा, एकदम फुटर पर आएगा और वेबसाइट क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो उसका पहला पेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड। अच्छा, ये जो अबव द फोल्ड कंटेंट का कॉन्सेप्ट है ये हर जगह है। ये आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है तो आप किसी का मैसेज रीड करते हैं, खासतौर पर टेक्स्ट मैसेज जब होता है तो नीचे लिखा होता है रीड मोर। आप उसको क्लिक करते हैं तो बाकी का मैसेज आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नजर आया रीड मोर से पहले, वो क्या है। इसी तरीके से आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आती है, उस पर भी रीड मोर होता है। उस पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, बाकी की सारी डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो पहले नजर आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी वेबसाइट की जो स्पीड कैलकुलेट होती है वो अबव द फोल्ड कंटेंट से होती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यानी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। भाई एक वेबसाइट है 2 GB में बनी हुई है, किसी की वेबसाइट है वो 400 MB में बनी है, किसी की वेबसाइट है वो 3 GB में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वेबसाइट बड़ी होती जा रही है तो स्पीड भी कम होती जा रही है वेबसाइट की, बल्कि वो स्पीड कैलकुलेटर वेबसाइट की लेंथ नहीं है। स्पीड कैलकुलेटर क्या है, अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी कि सिर्फ ये वाला पेज, किसी भी वेबसाइट का ये वाला जो पेज है, अभी मैं आपको तस्वीर से दिखाता हूँ, यानी इतने हिस्से में आपको जो पेज नजर आ रहा है उसी ने आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी। पूरी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं करनी। यानी कि ये मैट्रिक्स नहीं है कि पूरी वेबसाइट को वो देखेगा और उसके हिसाब से बताएगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट है कि स्लो है। आपकी वेबसाइट पता कैसे लगेगी, अबव द फोल्ड कंटेंट से। अब जरा देखते हैं कि एक आम वेबसाइट कैसी होती है। एक आम वेबसाइट ऐसी नहीं होती वैसे जैसे ये है। एक आम वेबसाइट ये होती है कि इस हिस्से पर स्लाइडर होता है, ऐसे ही है ना। एक आम वेबसाइट में सबसे टॉप पर क्या आ रहा होता है, स्लाइडर। उसके बाद ये वाला हिस्सा आ रहा होता है। अब यहां पर क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, बीच में एक तस्वीर आ रही है, उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है, फिर एक बड़ी सी तस्वीर आ रही है। इसे आमतौर पर हम वेबसाइट पे बोलते हैं फीचर्ड इमेज, कि भाई एक कंटेंट लिखे और एक साथ फीचर्ड इमेज भी दिखाएं। और उसके बाद नीचे फिर पैराग्राफ आ रहा है और उसके बाद नीचे फिर एक बड़ी सी तस्वीर आ गई है जो कि अबव द फोल्ड कंटेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अब वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट होती है अबव द फोल्ड कंटेंट में। अब वो क्या कहता है, गूगल ये कहता है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो आपका सबसे बड़ा कंटेंट है वो कैलकुलेटर है आपकी वेबसाइट की स्पीड का, सारा नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में देखें तो मेरा ख्याल है कि तस्वीर देख के आप सबको अंदाजा हो रहा होगा कि बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। कौन सा है, नीचे वाला इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि उस इमेज का जो साइज है वो स्पीड कैलकुलेट कर रहा है आपकी वेबसाइट के।
अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये नहीं सीन, बल्कि वो जो आजकल का इन सिनेरियो है वो क्या है कि सबसे ऊपर क्या आ रहा होता है, स्लाइडर। एक स्लाइडर में किसी में 2 इमेज होते हैं, किसी में 3 इमेज होते हैं, किसी में 5 इमेज होते हैं, एक वक्त में तो एक ही नजर आ रहा होता है। फिर आप उसको यूं स्क्रॉल करें तो बाकी के नजर आते हैं, या वेट करें तो स्क्रॉल हो जाते हैं। 2 ही ऑप्शन है ना। अब इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो अब हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, स्लाइडर, नॉट पिक्चर। ठीक है, अब क्योंकि पहली बात उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अब स्लाइडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर एसईओ के पॉइंट से देखें, अगर हम वेबसाइट डिजाइन के पॉइंट से देखें तो सब लोग कहते हैं हमारी वेबसाइट पे स्लाइडर हो। जिनकी वेबसाइट पे स्लाइडर होता है वो समझते हैं कि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही है। जिस वेबसाइट पे स्लाइडर नहीं होता वो समझते हैं शायद ये कोई वीकनेस है इसमें। और गूगल जो है वो सबसे नापसंदीदा एलिमेंट उसका जो है वो है स्लाइडर। क्यों? इसलिए है कि स्लाइडर के बैक एंड पर स्क्रिप्टिंग है और वो है जावास्क्रिप्ट। और सबसे ज्यादा नापसंदीदा स्क्रिप्टिंग जो है ना वो गूगल के लिए वो जावास्क्रिप्ट है। यानी गूगल स्पीड के पॉइंट से जिस चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करता है वो है जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से स्पीड कैलकुलेट हो रही है, अगर वहां पर आपका जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है तो आपकी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी, तेज तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देर से लोड होगी। जब वेबसाइट देर से लोड होगी तो स्पीड बढ़ेगी, कम होगी स्पीड आपकी वेबसाइट की। तो अब हम क्या कह रहे हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि भाई आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो वो स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। इमेज हो सकता है, भाई इमेज तो छोटा होता है, इमेज तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, अभी देखते हैं कितना टाइम लोड का होना चाहिए, तो वो लोड होने में 4 सेकंड ले जाती है, 5 सेकंड ले जाती है। अच्छा, अब जब लोड होने का टाइम कैलकुलेट हो रहा था, अब आप सबको पता लग गया होगा, पहले तो आप समझते हो कि पूरी वेबसाइट के कैलकुलेट होने का टाइम है 5 सेकंड। नो, इस हिस्से का टाइम की बात हो रही है इसे, कि ये वाला हिस्सा आपका कितनी देर में लोड होने लगा होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? आज का जो हमारी डिस्कशन है फाइनल टेक्निकल एसईओ के पॉइंट से डिस्कशन हम कर रहे हैं। यानी अब हम वेबसाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं कि स्पीड को हमें कैसे मैनेज करवाना है। अब अगर किसी ने स्लाइडर लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पर तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं उसे मना कर रहा हूँ स्लाइडर लगाने से। अब अगर हमारा कस्टमर ऑडियंस क्लाइंट ये कहेगा नहीं भाई मुझे तो चाहिए स्लाइडर, मुझे वेबसाइट पे स्लाइडर दिखाने हैं, फिर हम उसे क्या कहेंगे? आपका क्या ख्याल है? मैं उसे कहूँगा भाई इस तरह करो, इधर लगा लो। क्या ख्याल है? तस्वीर मैंने स्क्रॉल की है ना, नीचे ले आया हूँ। ये कौन सा हिस्सा था? ये था अबव द फोल्ड कंटेंट का नीचे वाला हिस्सा। मैंने उसे यहाँ कहा कि भाई यहाँ पर स्लाइडर लगा लो, क्योंकि यहाँ से आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर आपका कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी होगा तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है, मगर अगर आपका यहाँ पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो ये प्रॉब्लम है। तो हम उसे ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि अगर आपको स्लाइडर हर हालत में लगाने हैं तो यहाँ लगाएं, इस जगह को खाली छोड़ें, यहाँ पर इमेज और कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं जरा दूसरी स्लाइड में। ये वाली स्लाइड मैंने सिर्फ तस्वीर एक्सप्लेन करने के लिए, अबव द फोल्ड कंटेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लगाई हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। तो स्पीड की बात की है तो पहले स्पीड वाला फैक्टर ही देख लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल में एक हिस्सा आपने देखा होगा, उस पर नाम लिखा हुआ था कोर वेब वाइटल्स। जब हमने गूगल सर्च कंसोल पढ़ा था तो उसके एक हिस्से पे लिखा हुआ था कोर वेब वाइटल्स, वो वेबसाइट की स्पीड के मुतालिक था। कोर वेब वाइटल्स क्या है? 3 metrics फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस व्हेन पेज लोड्स। कि जब आपका पेज लोड होता है तो उस वक्त जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो उसको कैलकुलेट कर रहा होता है। इसे हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। और ये कौन से मैट्रिक्स हैं? इसको हमने ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लोडिंग, भाई कोई वेबसाइट खुलती है तो उसका पहला पार्ट कौन सा है? लोडिंग वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इंटरेक्टिविटी का। तीसरा पार्ट है विजुअल स्टेबिलिटी का। यानी पहले हिस्से में क्या हो रहा है, कोई भी वेबसाइट लोड हो रही है, दराज.pk किसी ने लिखा तो ये जो पहला प्रोसेस है ये लोडिंग का प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है इंटरेक्टिविटी का,
ठीक, अब ये देखेंगे इंटरेक्टिविटी में क्या आता है। और विजुअल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि भाई वेबसाइट खुल गई, सामने आ गई, भाई अब चाहे तो किस बटन पे मर्जी क्लिक कर लो, सब कुछ नजर आ रहा है, सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ लोड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद अब वो ऊपर वाला इमेज चेंज हो जाएगा, नीचे का टेक्स्ट चेंज होगा, सब कुछ लोड हो चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको हम कह रहे हैं विजुअली स्टेबल हो चुकी है हमारी वेबसाइट। अब नई चीज कोई नहीं आएगी इसके ऊपर अनटिल के मैं कहीं नीचे ना चला जाऊं बहुत ज्यादा। इसका जो पहला पार्ट है लोडिंग वाला, इस पार्ट में हमने एक टर्म लिखी हुई है जिसको कोर वेब वाइटल का एक मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज LCP। LCP stands for largest contentful paint, largest contentful paint। अब आपको शायद कुछ अंदाजा हो गया होगा जो पीछे हमने डिस्कशन किया है। लोडिंग में वो आपकी स्पीड कितनी कह रहा है होनी चाहिए, 2.5 सेकंड आपकी ये स्पीड होगी। तो वो क्या कहता है, कहता है ये जो आपका LCP है इसको लोड होना चाहिए 2.5 सेकंड्स। अगर आपका LCP 2.5 सेकंड्स में लोड नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। पूरी वेबसाइट को स्लो नहीं कैलकुलेट कर रहा वो, हाँ, वो ये कह रहा है कि सिर्फ आपका LCP कितनी देर में लोड होता है। LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट किसे बोला था, इस सिनेरियो में इस तस्वीर को बोल रहे हैं। यानी वो सबको कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो ये नहीं देख रहा कि टेक्स्ट कितने किलोबाइट्स में आया हुआ है, वो ये देख रहा है कि इस पूरे सफे पर, यानी कि इस पूरे हिस्से में अबव द फोल्ड कंटेंट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना है। वो जो साइज है, क्या वो वाला ऑब्जेक्ट 2.5 सेकंड्स में लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो 2.5 सेकंड में लोड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा टाइम ले रहा है, 4 सेकंड्स ले रहा है, 8 सेकंड्स ले रहा है, 5 सेकंड्स ले रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट स्लो है। तो पूरी वेबसाइट का सत्यानाश एक ऑब्जेक्ट का है। ऐसे ही है ना, सबको पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, मगर आपने ऊपर लगा दिया स्लाइडर, और स्लाइडर अच्छा खासा हैवी है। वो स्लाइडर जो है वो आपकी वेबसाइट को जब चलाता है तो उसका जो टाइम कैलकुलेट लेता है, वो कंज्यूम करता है, वो करता है 7 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, LCP बड़ा हो गया, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट ज़्यादा बड़ा हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या करो, इसको निकालो यहाँ से लाके यहाँ पे। क्लियर हुई बात? सबको ये भी समझ में आ गया व्हाट इज LCP? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें तस्वीर भी हो सकती है, उसमें वीडियो भी हो सकती है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। गूगल ये कह रहा है कि उसको लोड होने में कितना टाइम होना चाहिए, 2.5 सेकंड्स। अगर इससे बढ़ गया, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं सिर्फ। SEO एक्सपर्ट क्या कर रहा है, देख के बता देगा कि भाई ये कितना टाइम है। टूल है हमारे पास, आप उस टूल की मदद से इसको चेक कर सकते हो। SEO चेकर इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहा। अगर आपने नोट किया हो तो आज मैं जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ ये SEO चेकर में कहीं नहीं आ रही। इसका मतलब है ये SEO का पार्ट नहीं है, इससे SEO अफेक्ट हो रही है, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ SEO। भाई अगर ये वेबसाइट का LCP ज़्यादा टाइम ले रहा है तो SEO वाला बंदा तो कुछ नहीं कर पाएगा। भाई कौन करेगा? डेवलपर जिसने वेबसाइट बनाई है। हम उससे कहेंगे कि भाई ये जो स्लाइडर है यहाँ तो इसको इतना छोटा कर दो कि 2.5 सेकंड से कम ले, अगर नहीं तो इसको नीचे ले जाओ और इसके ऊपर एक तस्वीर ले आओ छोटी सी। आपको याद होगा हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी, तो हमारी 700 किलोबाइट्स की इमेज 14 किलोबाइट्स में आ गई थी। हाँ आ गई थी ना 14 किलोबाइट्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस इमेज को, फॉर एग्जाम्पल ये 700 की होगी, मेरा ये पार्ट हो सकता है कि मैं 700 को छोटा करके 20 किलोबाइट्स में ले आऊंगा, तो एकदम स्पीड फैक्टर तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा जी। ये वाला पार्ट कौन सा है जी, इसको हम बोलते हैं LCP। कहता है भाई ये 2.5 सेकंड इज ओके, इससे ऊपर जाएगा 4 सेकंड तक चला जाएगा तो वो कहेगा कि भाई ये बुरा है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा नहीं है। और अगर 4 सेकंड से भी बढ़ गया तो इसका मतलब होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुअर। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, दूसरा कोर वेब वाइटल का हिस्सा क्या है? दूसरा कोर वेब वाइटल का हिस्सा है इंटरेक्टिविटी, कि आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव कितनी देर में हो। अब हमारे नज़दीक इंटरेक्टिविटी क्या है, मतलब मैं जब क्लास शुरू करने लगता हूँ तो मैं सबको अलर्ट करता हूँ, आप बातें कर रहे होते हैं,
तो हमारे नज़दीक तो इंटरेक्टिविटी ये है ना कि मैं कहता हूँ भाई सब इंटरेक्टिव हो जाए, मैं शुरू करने लगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्टिविटी से क्या मुराद है? यहाँ पर इंटरेक्टिविटी से मुराद है फर्स्ट इनपुट डिले, कि पहला ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो कितना टाइम ले रहा है। जो पूरा मुकम्मल नजर आता है और इंटरेक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसने हिलना नहीं अपनी जगह से, एक ऑब्जेक्ट से, पूरी वेबसाइट के ऑब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ कोई एक तस्वीर, कोई एक टेक्स्ट जो नजर आ रहा है, जो एकदम आता है और इंटरेक्टिव हो जाता है, उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा, उसका टाइम कितना है? ये उसका टाइम हमें बता रहा है 100 मिली सेकेंड्स। मिसाल के तौर पर अब वहां पर क्या कैलकुलेट कर रहा था? बड़ा ऑब्जेक्ट। यहां पर जो कैलकुलेट कर रहा है वो छोटा ऑब्जेक्ट कैलकुलेट, क्योंकि भाई सबसे पहले छोटा ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, तो कहता है भाई उसको कितनी देर में इंटरेक्टिव हो जाना चाहिए? 100 मिली सेकेंड्स। उसके बाद ये तीसरे वाला पार्ट आ रहा है, वो क्या है? CLS। CLS स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका मतलब क्या है जी? कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है? इसकी भी वैल्यू उसने दी है 0.1 सेकंड से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अक्सर कोई वेबसाइट खोलते हैं, पहले एक पेज खुलता है, लेकिन वो वाली जो वेबसाइट होती है वो यूं क्राउल कर रही होती है। अभी कोई तस्वीर ऊपर आती है, कोई तस्वीर नीचे जाती है, कभी एक लाइन ऊपर चली जाती है और एक लाइन नीचे आती है, और फिर एक टाइम आता है कि कोई भी चीज़ हिलती नहीं है अपनी जगह से, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं हिलती। डेट इज कॉल्ड CLS। अब वो ये कहता है कि ये जो कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट वाला है, ये जो शिफ्ट हो रही है चीज़ें, ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये कितना ज़्यादा है आपकी वेबसाइट पे, ये कब होगा? इसके 2-3 रीजंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर शिफ्ट कब हो रही है, चीज़ें शिफ्ट कितनी हो रही हैं और कितना टाइम लेकर इनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। आपने अपनी वेबसाइट पर तस्वीरें लगाई हैं और तस्वीरों के, आपको याद होगा मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर बताया था कि उसके साइजेस स्पेसिफाई कर दो, विड्थ और हाइट से, या कम से कम विड्थ से। उससे क्या होगा? गूगल को पता लग गया कि इमेज किस साइज का है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारे जो इमेजेस हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब मेरी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं भाई, इमेज स्पेसिफाइड तो है ही, ऐसा तो नहीं है, हर इमेज का कोई साइज तो है, मगर कोडिंग में स्पेसिफाइड नहीं है। कोडिंग में नहीं बता रहे कि आप इमेज कितना है। तो गूगल रिकमेंड करता है कि कोडिंग में विड्थ और हाइट बताएं, नहीं तो कम से कम विड्थ जरूर बताएं, क्योंकि जब आप विड्थ बताओगे तो गूगल के क्राउलर को उसकी साइजिंग की समझ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? गूगल के क्राउलर को उसके साइज समझ में नहीं आएंगे तो क्या होगा? पहला इमेज लगेगा, फिर जब दूसरा इमेज आएगा ना, वो कहेगा भाई ये तो जगह कम पड़ गई है, वो पहले वाले को छोटा करेगा और दूसरे की जगह बनाएगा। फिर जब तीसरा इमेज आएगा तो क्या करेगा? उन दोनों को देखेगा। अब जब तक इमेजेस लोड हो रहे हैं ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CLS बढ़ गया, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट बढ़ गया, लेकिन अगर उसने साइजेस बताए होते तो ये प्रॉब्लम ना होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मसला भी मैं डेवलपर से कहूंगा कि भाई आप ये वेबसाइट बना रहे हैं, इसके अंदर विड्थ, जितनी भी विड्थ इमेज की है भाई उतनी स्पेसिफाई कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि छोटी करो बड़ी करो, हम कह रहे हैं जो भी है ना कोडिंग में विड्थ मेंशन कर दें। अगर नहीं होगी तो मैं करनी शुरू हो जाऊंगा। तो जब मैं सब इमेजेस की विड्थ मेंशन कर दूंगा तो ये वाला पार्ट कंट्रोल में आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है। इसकी एक दूसरी चॉइस ये भी होती है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट में कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगाओ जो कि पहले कभी किसी ने इस्तेमाल ही ना कभी। सबकी ख्वाहिश यही होती है ना कि हमारी वेबसाइट ज़रा यूनिक सी लगे। अब जैसे हम के आम फ़ॉन्ट जो होते हैं, कॉमिक और एरियल वगैरह, ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं जो हर जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन एक बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई और उसने एक ऐसा फ़ॉन्ट लगाया जो कि बड़ा यूनिक सा फ़ॉन्ट है, तो मतलब वो ना मेरे मोबाइल पर है ना वो मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल है। अब वेबसाइट कैसे खुलेगी भाई? वेबसाइट ने खोल कर उसे मेरे फ़ॉन्ट्स में ही दिखाना है ना। अब उस वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट है वो मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि वो इतना यूनिक फ़ॉन्ट था कि वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता पहले। अब क्या होगा? अब एक और काम बढ़ा दिया मैंने। इसका मतलब क्या? जब मेरी वेबसाइट मेरे पास लोड हो रही है उसकी वेबसाइट, तो वो क्या करेगी? हर दफ़ा फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करेगी हर नई डिवाइस पर जाकर पहले, तो टाइम बढ़ गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ़ॉन्ट्स स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के। आपकी वेबसाइट के स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स नहीं है तो वो हर दफ़ा फ़ॉन्ट्स को भी इंस्टॉल करेगा, ठीक है। सो ये जो ये वाला प्रोसेस है ये भी क्या कर रहा है? आपका CLS को डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ज़रा हम एक काम करते हैं,
होस्टिंग भी, ये देखें, ये अब हम अपनी एसईओ के पॉइंट से सब चीज़ें देख रहे थे भाई। इसका मतलब है अभी एक पॉइंट और भी है ना, होस्टिंग भी एक फैक्टर है भाई। होस्टिंग भी एक फैक्टर है कि किसी के पास अच्छी वाली होस्टिंग नहीं है, लोकल होस्टिंग लगाई हुई है, उसकी वजह से भी पड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ तो हम हल कर लेंगे ना, ये वाला हल निकालना तो बहुत आसान है कि हम एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो हल है ये तो वेबसाइट लेवल पर निकल रहा है, इसकी सोल्यूशन तो हमारे पास वेबसाइट लेवल पर है। ये होस्टिंग चेंज करने से भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई बहुत अच्छी स्पीड वाली होस्टिंग ले लूँ तो ये बग्स मैं कवर अप कर लूँगा। ये बग्स अपनी जगह पर कायम रहेंगे, इसलिए कि उसने तो हर दफ़ा उसको आकर फ़ोन को इंस्टॉल करना है, उसने इन चीज़ों को हर दफ़ा से चेक करना है। अब ये वाली जो पूरी स्लाइड है ना, इस पूरी स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये आपको पता लग गया व्हाट आर कोर वेब वाइटल्स, पता लग गया कोर वेब वाइटल्स क्या है? 3 है ना टोटल, कौन से? एलसीपी, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये हैं 3 कोर वेब वाइटल्स। और ये कहाँ पता लग रहे थे? आपको याद होगा जब मैंने सर्च कंसोल दिखाया था तो उसके लेफ्ट पैनल पर एक मेन्यू बना हुआ था कोर वेब वाइटल्स का, और अगर उसमें कोई कोर वेब वाइटल्स इशू होंगे तो वो वहां पे आपको नजर भी आएंगे। इसमें कोर वेब वाइटल्स ये वाले इशू चल रहे हैं। इसके अलावा अदरवाइज भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जिनसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, जिसको आपने घर जाके चेक कीजिएगा। ये लिखिए, मैं लिखा ऑनलाइन वेब। अच्छा, वेबसाइट की स्पीड कभी ऐसे चेक नहीं करनी कि भाई मोबाइल पे वेबसाइट खोली और कहा ये देखो भाई ये तो बड़ी अच्छी स्पीड है, एकदम लोड हो गई है। हाँ, ये वेबसाइट की स्पीड चेक करने का रॉन्ग मेथड है। उसकी वजह क्या है कि जब आप पहली दफ़ा वेबसाइट खोलेंगे तो टाइम लेगा, दूसरी दफ़ा तो वो आपके मोबाइल में से या आपके कंप्यूटर में से ही वेबसाइट खोलेगा, बहुत सारा हिस्सा उसने उसमें सेव कर लिया। इसलिए ये वेबसाइट इस तरह तो वेबसाइट चेक ही नहीं होनी है। वेबसाइट्स को स्पीड से चेक करना है, टूल से चेक करना है। ऑनलाइन वेबसाइट स्पीड चेकर जी। ये जितने भी टूल्स अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये जीटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये वेब डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, ये पिंगडोम आ रहा है, ये डिबग बियर आ रहा है, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये आपको भी बताएंगे वेबसाइट की स्पीड। ये मुझे लगता है किसी ने मुझे पिछली क्लास में दिखाया भी था, किसी स्टूडेंट ने, कि ये वेबसाइट के इश्यूज क्या आ रहे हैं। इधर आपको बताएगा कि ये इश्यूज हैं, आपने दिखाई थी, हाँ किसी स्टूडेंट ने मुझे दिखाया। और ये इश्यूज किस लेवल पर हमें हल करने चाहिए? अगर आप डेवलपर हैं, बेसिकली तो एसईओ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट उसके लिए होता है जो वेब डेवलपर भी हो, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपर हैं और साथ में एसईओ एक्सपर्ट भी हैं तो आप एक ही वक्त में 2 बिजनेस ले सकते हैं किसी से, वेबसाइट बनाने का भी ले सकते हो और एसईओ का भी ले सकते हो। और जो बंदा वेबसाइट डेवलप कर रहा होगा ये उसको सब चीज़ें उसी लेवल पर चेक करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग वेब डेवलपमेंट सीखें। ओके, मैं खुद भी नहीं वेब डेवलपमेंट करता, इसलिए कि इंसान की कितनी डोमेन्स हो सकती हैं भाई, सारी डोमेन्स पे काम करेंगे तो फिर किसी एक पे भी ठीक तरीके से काम नहीं होगा। हाँ, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी डोमेन्स हैं सारी कवर करें। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डोमेन्स कवर करें, ठीक है। अब नई कोडिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने का कोर्स करके तो आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट किस्म के कोडर बन जाओगे, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए तो आपको अच्छा खासा एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप अपनी जो असल डोमेन है उधर से भी पीछे हट जाएंगे। अच्छी असल चीज़ तो ये है कि एक चीज़ को सीखें और उसको एक्सपर्टाइज करें, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें। अच्छा, इधर आ जाए ज़रा, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। हमने टेक्निकल एसईओ के कुछ फैक्टर्स देखे थे और हमने ये कहा था कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स होनी। आपको याद होगा मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी और उसको जाकर मैंने लोड किया था सर्च कंसोल में, तो उसने कहा था कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो सकती है। और मैंने कहा था कि ऐसा भी होगा कि आप किसी वेबसाइट को जब सर्च कंसोल में लेकर जाओगे तो वो कहेगा नॉट इंडेक्सेबल, कि भाई ये वाली वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब रैंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? पहला फैक्टर कि आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट यूज किया हुआ है किसी और का, तो गूगल उसको क्राउल ही नहीं करेगा। ये चीजें हमें खुद से मैनेज करनी है और परसेंटेज के चक्कर में भी नहीं पड़ना। आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक होना चाहिए। वेबसाइट को रैंक करवाने का सबसे क्विकेस्ट मेथड क्या है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक हो, रीराइट किया हो, रिफ्रेज हो,
ऐसा कंटेंट ना हो कि आप कहीं से पकड़ें कोई एक सेंटेंस किसी वेबसाइट का, एक सेंटेंस दूसरी का, तो आपके ये तो बहुत नॉमिनल सा है, इतना तो शायद वो एक्सेप्ट भी कर लेता है डुप्लीकेशन को, इतनी प्लेजरिज्म वो ले लेता है, लेने देते हैं। ऐसे नहीं करना। आप अगर चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करे, और हमने सारे फार्मूला सीखे थे, हमने कहा था कि भाई यूनिक कंटेंट होना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, नंबर ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बने, पैराग्राफ्स की शक्ल में बनाए, फिर हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, हर पैराग्राफ को एक यूनिक हेडिंग स्टाइल के साथ लिखें। पैराग्राफ के अंदर, अब आप कह रहे थे ना अभी, ये स्टूडेंट से पूछिएगा आपको पता कैसे लगा एसईओ नहीं हुई। अब मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये सब एसईओ के फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई बंदा मुझे मेरी अपनी वेबसाइट दिखाएगा ना, मैं उसका टाइटल और उसका पहला पैराग्राफ देख के अंदाज़ा लगा लूंगा कि इसने एसईओ की हुई है कि नहीं की हुई है। भाई अगर तो उसने टाइटल के अंदर कोई प्राइमरी कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया, उसने अपना पहला जो हेडिंग स्टाइल है वो यूज़ नहीं किया हुआ, और उसके अंदर उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, की मतलब आपका हेडिंग स्टाइल, पहला हेडिंग, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ें कॉमन नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या होगा कि एसईओ नहीं है। क्योंकि भाई इसके अंदर कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए? आपका प्राइमरी कीवर्ड, आपका प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, आपका प्राइमरी कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, आपका प्राइमरी कीवर्ड हेडिंग स्टाइल में होना चाहिए H1 में, और आपका प्राइमरी कीवर्ड H1 के नीचे जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके पहले सेंटेंस के अंदर भी उसको होना चाहिए। आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके इमेजेस के आर्ट एट्रीब्यूट्स में भी होना चाहिए। तो सादा सा तरीका, भाई बहुत लंबे से एसईओ करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से पकड़ोगे तो पता लग जाएगा कि एसईओ हुई है कि नहीं हुई हुई। हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि हाइपरलिंक्स बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड वेबसाइट नहीं बनानी, बल्कि लिंक्स होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। इंटरनल मतलब अपनी ही वेबसाइट में कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर से लिंक्स आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं। लिंक्डइन पर पोस्ट लगी है, उस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। लिंक्डइन पे पोस्ट लगी है और उसकी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है उधर से आप कोर्सेज पर जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का जो पेज है उधर से आप वापस होम पेज पर आ रहे हो। ये कौन से लिंक्स हैं? ये इंटरनल लिंक्स हैं। आपके पेज से आप क्लिक करते हो तो आप अपनी फेसबुक पेज की लेटेस्ट पोस्ट पर चले जाते हो, ये एक्सटर्नल लिंक है। आप अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट के अंदर क्लिक करते हो लिंक पे तो आप अपने वेबसाइट पर आ जाते हो, तो ये कौन सा लिंक है? ये भी एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। ये वाले लिंक्स की बात कर रहे हैं, ये वाले लिंक्स। अब ये चीजें अगर होंगी तो फौरन एकदम फर्स्ट सीन में नजर आएंगी ना, हमें पहली दफा देख के नजर आ जाएंगी। एक तो एसईओ चेकर है ना, वो तो बताएगा ही हमें, लेकिन अगर मैंने वैसे ही किसी का कोड देख के अंदाजा लगाना हो या किसी की वेबसाइट की अपीयरेंस देख के अंदाजा लगाना हो तो मैं यहां से अंदाजा लगा लूंगा कि इसने एसईओ की हुई है कि नहीं की हुई है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी? क्राउलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी, ये इसके बगैर तो सब कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या कह रहा है आगे से कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किन चीजों को आपको फोकस करना है। नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी वेबसाइट डिजाइन कैसे हुई है, आपने जो मेन्यूज बनाए हुए हैं क्या वो आपस में लिंक्ड मेन्यूज सिस्टम है कि नहीं है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है क्या वो कैटेगराइज हुआ है कि कैटेगराइज नहीं हुआ। फिर दूसरा फैक्टर क्या आ गया जी? XML साइट मैप पढ़ा है ना हमने। अब आप ये समझो ये एक चेकलिस्ट है, मैं कह ये चेकलिस्ट है जो हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? साइट स्पीड, अभी हमने डिस्कस किया। मैं क्या वेबसाइट स्पीड की बात की। वेबसाइट स्पीड का मतलब पूरी वेबसाइट की स्पीड नहीं, जो मैं अभी बात की है वो कोर वेब वाइटल्स की बात कर रहे हैं। जब हम वेबसाइट की स्पीड की बात करें तो आपके ज़हन में फौरन कोर वेब वाइटल्स आने चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब कैनोनिकल नहीं है, ज़हन में नहीं लाना। कैनोनिकल को डुप्लीकेट कंटेंट से मिक्स नहीं करना। हाँ, कैनोनिकल इज समथिंग एल्स। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब कि आपने कहीं और से कंटेंट पिक किया किसी और की वेबसाइट का। अभी कैनोनिकल भी आएगा इसमें। फिर क्या आया जी? सिक्योरिटी। सबको पता है सिक्योरिटी का क्या मतलब है। वायरस भी है और SSL भी है। और ये भी याद रखिएगा, SSL एंटीवायरस नहीं है। ये ना कोई समझे कि SSL लग गया तो वायरस नहीं आएगा। SSL नेटवर्किंग सिक्योरिटी है।
मैंने कहा था ना कि नेटवर्किंग का एक मॉडल होता है कि डाटा जो ट्रैवल कर रहा होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है, हैक नहीं होगी। वायरस हैकिंग तो नहीं है ना, हैक तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट कर सकता है, वो इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन वायरस है। इसका मतलब है एंटी वायरस लेना एक अलग बात है और SSL लेना एक अलग बात है। SSL से आप सिर्फ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो। यूजर एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया यूजर एक्सपीरियंस है क्या। अभी हमने जो पढ़ा कोर वेब वाइटल्स वो यूजर एक्सपीरियंस है। और अगर मैं एक आम लैंग्वेज में बात करूं आपसे कि एक वेबसाइट है, आप उसे डेस्कटॉप पे खोलते हो ठीक नजर आती है, लेकिन जब आप उसे मोबाइल पे खोलते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्लाइडर है और जो मोबाइल का व्हाट्सएप का बटन है वो ओवरलैप कर रहे हैं, उसका जो लोगो है ना वो नीचे ओवरलैप करने लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यूजर एक्सपीरियंस पूरा हो गया। ऐसी वेबसाइट फिर वापस आ जाएंगे हम इधर वापस कि ऐसी वेबसाइट का क्या होगा, ना क्राउल होगी ना ही इंडेक्स होगी। ये रीजन है, यानी अब वो डुप्लीकेट नहीं थी लेकिन उसके अंदर ये यूजर एक्सपीरियंस का इशू आ रहा था। अब इसका हल क्या है, इसका हल यह है कि भाई वो एक सिंपल सा हल है कि स्लाइडर के ऊपर ओवरलैप कर रहा था व्हाट्सएप का बटन, मैंने थोड़ा सा स्लाइडर के साइज को रिड्यूस किया और थोड़ा सा व्हाट्सएप के बटन को छोटा कर दिया। फिर क्या था, लोगो टच कर रहा था नीचे वाले कंटेंट को, तो मैंने क्या किया, लोगो के साइज को छोटा कर दिया। जब वो छोटा हुआ, उसकी जैसी इंटरेक्शन खत्म हुई, मैंने दोबारा से उसको सबमिट कर दिया वेबसाइट को जाकर सर्च कंसोल में, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए यूजर एक्सपीरियंस भी हो गया, और देखते हैं और कौन सा फैक्टर है। ये आगे, ये तो अभी हमने डिस्कस किए, ये कोर वेब वाइटल्स आगे। रीडायरेक्ट्स भी देखे थे। ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स क्या है, ऑन साइट एसईओ है कि टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स को भी हमें चेक करना है, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स चेक कर, 404 एरर्स, डेड लिंक्स, ये सब कुछ एक ही बात है। ये तीन बातें मैंने की हैं, ये एक ही बात कर रहा हूँ। ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स या फिर 404 पेजेस, ये एक ही बात हो रही है। इसको हमें देखना है, रीडायरेक्ट लगाना है, देखा था ना हमने रीडायरेक्ट की भी। उसके बाद क्या आ रहा है जी, नेविगेशन मेन्यू, ये अभी हमने बात कर ली। लिंकिंग की बात भी हो गई। यूआरएल स्ट्रक्चर्स, यूआरएल में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, यूआरएल में आपके कीवर्ड होने चाहिए, और ये सबसे फास्टेस्ट और क्विकेस्ट स्ट्रेटेजी होती है पेज को रैंक करने की। कि मतलब एक कहता है, गूगल कहता है कि .com, अगर आपके पास एक्सटेंशन होगी तो ये भी एक प्रायोरिटी है। उसके बाद आपका कीवर्ड आपके यूआरएल में होगा तो इसको भी मैं रैंक कर दूंगा, जिसकी एग्जांपल आपने देखी भी थी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट अगर आप लिखोगे तो रैंक कर रही है। हालांकि अब अगर मैं दो कंपैरिजंस करूं और एसईओ के, कि क्या भाई मेन डोमेन पहले रैंक होगी कि सब डोमेन पहले रैंक होगी, सिंपल है, मेन डोमेन पे करेंगे। मगर एक दूसरा फैक्टर क्या है कि कीवर्ड इन यूआरएल, कि जिस यूआरएल में कीवर्ड होगा वो जल्दी रैंक होगा। तो अब उसने ओवरराइड कर दिया वो पहले वाले फैक्टर को। पहला फैक्टर क्या था कि मेन डोमेन पहले रैंक होगी कि सब डोमेन, लेकिन जो सब डोमेन है, हमने सब डोमेन में कीवर्ड यूज कर लिया है, तो अब उसने ओवरराइड कर दिया पहले फैक्टर को। सो कीवर्ड इन यूआरएल इज द, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी मेरा एक क्लाइंट है एबीसी, वो कोई भी चीज बेच रहा है, वो कमर्शियल किचन बेचता है, एबीसी के नाम से उसकी वेबसाइट है, मतलब उसकी ब्रांड है एबीसी, हाँ फॉर एग्जांपल। अब मैं उसे ये कहता हूँ कि भाई यूं करें, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट .com अपनी वेबसाइट का नाम रख लें, तो कहेगा नहीं भाई मेरी तो कंपनी का नाम एबीसी है, मैं अपना नाम तो दिखाना है ना, पहले तो मैं कंपनी को प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करूंगा, तो वो नाम तो नहीं चेंज करेगा ना। जैसे पीक सोल्यूशन है, अगर हम ये कहेंगे भाई आपकी वेबसाइट का नाम पीक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर .com, तो पीक सोल्यूशन वाले नाम तो नहीं चेंज करेंगे ना। लेकिन हम सब डोमेन्स तो बना सकते हैं ना। जब हम ये वाली सब डोमेन्स बनाएंगे और 5 कीवर्ड्स को, 6 कीवर्ड्स को, 8 कीवर्ड्स को टारगेट कर देंगे उनके अंदर, तो रैंक कर जाएंगे फौरन और कॉम्पिटिटर्स के सामने आ जाएंगे। सो ये एक क्विकेस्ट मेथड होता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स को रैंक कराने का। अब ये जो कीवर्ड इन यूआरएल है, ये सब डोमेन में भी आ सकता है, और कीवर्ड इन यूआरएल आपके सब पेजेस पे भी तो आ सकता है। जैसे कहूँ भाई हमारा मेन टैब है कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर एक और टैब है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर एक टैब है वेब डेवलपमेंट कोर्स, फिर एक ग्राफिक्स का कोर्स है, फिर एक फाउंडेशन का कोर्स है। अब हम क्या करेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का पेज है
उसका नाम क्या रख लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर .html या जो भी आगे से होगा। तो अब ये रैंक कर गया ना, यूआरएल में आ गया ना कीवर्ड दोबारा से, तो इस तरीके से भी हम इसको रैंक करा सकते हैं जी। एक और फैक्टर आ गया हमारे पास, वो कौन सा है, रोबोट्स। सबको पता है, पढ़ लिया हुआ है हम लोगों ने। ये कौन सी एसईओ है, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ये मैं आपसे करने को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों ने जो अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर, अब देखें इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप होस्टिंग के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं भाई, उसे डॉक्यूमेंट तो कर सकते हो ना, एक डॉक्यूमेंटेशन भी करें साथ। जब भी आपने किसी का एसईओ ऑडिट करना है ना, तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने किसी को, बल्कि आपने एसईओ ऑडिट को अपने सामने खोल के एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसका। उस डॉक्यूमेंट में आपने उसे बताना है कि जनाब आपका एसईओ स्कोर ये आ रहा है, अब टाइटल में ये इशू है, मेटा डिस्क्रिप्शन में ये इशू है, फेविकॉन नहीं लगा हुआ, बताएंगे आप टाइटल में क्या इशू है कि भाई आपने टाइटल 60 कैरेक्टर से बड़ा लिखा हुआ है। टाइटल में क्या इशू है कि आपने टाइटल में कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इस तरह पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके दोगे। इसी तरीके से जब आपने अभी प्रैक्टिस करनी है प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने जो काम आप कर सकते हो वो वेबसाइट पे अप्लाई कर दें, जो नहीं कर सकते उसे डॉक्यूमेंट कर लें कि जनाब ये रोबोट्स की फाइल है, ये हमने अपलोड करनी है, ये साइट मैप की फाइल है, ये हमने अपलोड करनी है, ये हमने सर्च कंसोल बनाना है तो ये प्रोसीजर है, और ये सर्च कंसोल अप्रूव कराना है तो ये प्रोसीजर है। भाई ये कर नहीं ना सकते आप, पोस्टिंग नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो कर सकते हो। मेरे लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स निकालकर डॉक्यूमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पहला स्टेप मैंने बताया, सर्च कंसोल पे जाओ। दूसरा स्टेप मैंने कहा भाई यहाँ से कोड कॉपी करो, स्क्रीनशॉट्स लेते जाए, तो सर्च कंसोल की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी जिनके पास होस्टिंग नहीं है जी। और क्या था, कैनोनिकल। भाई कैनोनिकल भी तो था हमारे पास, कैनोनिकल था ना। अब कैनोनिकल क्या है, डुप्लीकेट तो नहीं है। कैनोनिकल हमारे अपने ही पेजेस में कंपटीशन चलने लगा हुआ है, और मैंने कहा था कि एक कैनोनिकल, अब आप कैनोनिकल को समझे पहले, एक कैनोनिकल तो पहले से ही है हर वेबसाइट पे। कोई भी दुनिया की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर एक कैनोनिकल है। वो कौन सा है कि उनका जो होम पेज है उसके 2 एड्रेस है। तो आपने उन 2 एड्रेसेस में से एक को बताना है कि ये कॉपी है और एक को बताना है कि ये ओरिजिनल है। ये वाला कैनोनिकल तो हर वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन दूसरा कैनोनिकल क्या है, वो डिपेंड करता है कि है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो जरूरत नहीं है, अगर वो है तो कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि जनाब ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके अबाउट अस का जो पेज है वो डुप्लीकेट है, कहाँ से निकल कर आया, होम पेज से। फिर वो कहता है कि वही वाला पेज, फिर दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ कि अबाउट अस का जो पेज है वो डुप्लीकेट और भी एक जगह से है, कोर्सेज से। और फिर वो ये कहता है कि जो अबाउट अस का पेज है ये एक और जगह से डुप्लीकेट है, गैलरी से। कितने कैनोनिकल हो गए, 3 लगेंगे, लगेंगे। ये तो घुमा दिया ना फिर हमने, गूगल को घुमा दिया। गूगल कहेगा भाई तुमने मुझसे प्राइवेट ट्यूशन ली हुई है, तुम्हारे साथ ही मैंने लगे रहना, बस और किसी के लिए नहीं काम करना। सिर्फ एक कैनोनिकल लग सकता है, नॉट मोर देन 1। कैनोनिकल टैग सिर्फ एक लगेगा, नॉट नंबर ऑफ कैनोनिकल्स, ओनली 1 कैनोनिकल अलाउड। अगर एक से ज़्यादा कैनोनिकल लगाओगे तो एसईओ चेक में एरर जनरेट करेगा और क्राउलिंग भी नहीं करेगा। एसईओ में तो एरर आ ही जाएगा, एसईओ चेक में एरर आएगा कि भाई नॉट मोर देन 1 कैनोनिकल अलाउड। तो गूगल कहेगा कि भाई मुझे घुमा रहे हो तुम, वो आपके पेज को इंडेक्स करना ही छोड़ देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेशन, अपनी इंटरनल डुप्लीकेशन को रोकना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज एक दूसरे पेज के साथ कैनोनिकल हो सकता है, बस तीसरे के साथ वही वाला पेज कैनोनिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब है वो भी इंडेक्सिंग रोकेगा, अगर वो करेंगे तो वो भी आपकी इंडेक्सिंग को रोकेगा। डुप्लीकेट कंटेंट की भी बात हो गई। फिर 301, व्हाट इज 301? ये रीडायरेक्ट है, परमानेंट रीडायरेक्ट है। कहता है ये भी लगा लो, ये भी लगाना पड़ता है हमें कि एक मैं ये जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है ना, मैं उसके सी पैनल में जाता हूँ,
और जाकर ये वाला एक कैनोनिकल भी ऐड कर देता हूँ, सॉरी ये रीडायरेक्ट भी एक ऐड कर देता हूँ। बेशक वो बनी डायरेक्ट ही HTTPS से बनी हो, फिर भी हम HTTP को एक दफ़ा HTTPS पे कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कैनोनिकल आ गया। अच्छा, मैंने एक नाम लिया था फिजिकल रीडायरेक्ट और एक नाम लिया था वर्चुअल रीडायरेक्ट। हाँ जी, जरा जल्दी से एक्सप्लेन करें। जो 30 आधा ठीक है, आधा नहीं ठीक। 301 से हम जो रीडायरेक्ट लगाते हैं वो परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। 302 से हम जो रीडायरेक्ट लगाते हैं वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि वर्चुअल रीडायरेक्ट और फिजिकल रीडायरेक्ट क्या है? जी, कैनोनिकल जो है वो वर्चुअल रीडायरेक्ट कहलाता है। 301 जो है वो फिजिकल रीडायरेक्ट करवाता है। क्यों? क्योंकि कैनोनिकल में हम सिर्फ क्राउलर को मूव करते हैं और 301 में हम क्राउलर को भी मूव करा देते हैं और यूजर को भी। सो 301 यानी कि रीडायरेक्ट जो है हमारे वो दो ही हमने पढ़े हैं ना, 301 और 302 एसईओ के पॉइंट से दो रीडायरेक्ट्स पढ़े हैं। ये क्या है? ये फिजिकल है। और कैनोनिकल जो है बेसिकली रीडायरेक्ट नहीं है, मगर अगर हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इट इज़ अ वर्चुअल रीडायरेक्ट। क्या होता क्या है, एक वेबसाइट एक क्राउलर आता है कॉपी पेज के ऊपर, तो वो देखता है कि भाई ये तो ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी नहीं करता, उसको क्राउल ही नहीं करता, मूव करता है और दूसरे को क्राउल कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मूव किया ना वो भी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कैनोनिकल होता है वो क्या होता है, वर्चुअल रीडायरेक्ट कहलाता है। कुछ रह गया एसईओ में? टेक्निकल एसईओ का कोई फैक्टर रह गया जो हमने किया था? सर्च कंसोल टेक्निकल एसईओ फैक्टर। सर्च कंसोल बनाएंगे। अब अगर हम सीक्वेंस में आए, ठीक है ना, मैं एक सीक्वेंस में अगर आपको एसईओ बताऊं कि भाई आप लोगों ने एसईओ करनी है और उसका एक सीक्वेंस देखें। वैसे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उस पर चैनल पे भी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने सिर्फ एक वीडियो में एक 45 मिनट्स का लेक्चर होगा और एक उसकी मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो भी होगी उसी की। एक में मेरी आवाज़ होगी और एक में आवाज़ नहीं होगी। तो अगर हम ये कहें इन शॉर्ट एसईओ को कंप्लीट करें तो हम ये कहेंगे कि भाई आपने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें, पहला स्टेप। नंबर 2, पहला स्टेप क्या है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें। भाई वेबसाइट की एसईओ कीवर्ड्स के बगैर तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किसी वेबसाइट की एसईओ कीवर्ड्स के बगैर ही कर दी है, कैसे करेगा? हो सकती है। इसका तो मतलब है कि ट्रैफिक तो ले ही नहीं सकता वो। हम तो यही तो कह रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो गए। फिर हमने क्या किया, उन कीवर्ड्स को ऐड करना है कंटेंट के अंदर। रेशियो कितनी थी? 2.5, मतलब एक ये कह सकते हैं कि 2%, 2.5 तो नहीं कहेंगे ना, मतलब रेशियो 2.5 है, लेकिन कितने करेंगे? 2%। अब अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो कंटेंट बड़ा कर लो। मैंने कहा था कि भाई 800 से लेकर 1500 वर्ड्स का कंटेंट अच्छा होता है, मतलब 800 का इज़ फाइन। अगर आपके पास ज़्यादा मैसेज है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप कहाँ तक जा सकते हो? 1500 वर्ड्स तक जा सकते हो। यानी कि उसके बाद आगे क्या काम करना है। अब हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है हमें नहीं पता, तो भाई ये काम जैसे ही आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट की, साथ ही आप वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करा दो, ताकि वीकली बेसिस पर उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएं, पता लग जाए कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है। उसको भी फिर हम इनसाइट्स में उसके एरर्स भी निकालना शुरू कर दें, बजाय इसके कि पता ही ना लगे। और एरर्स के पता कैसे लगेगा आपको? सर्च कंसोल में मैसेज कैसे आएगा? जीमेल से। लेकिन अगर आपने सर्च कंसोल नहीं बनाया फिर नहीं जीमेल आएगी गूगल की तरफ से। गूगल की जीमेल सिर्फ उस वक्त आ रही होंगी जब आपने सर्च कंसोल बनाया होगा। तो यानी फिर अगले स्टेप में हम क्या कर लें, बजाय इसके कि 6 महीने के बाद हम सर्च कंसोल बनाएं, हमें जैसे ही हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आए हम सबसे पहले उसका सर्च कंसोल बना लें। उसके बाद कंटेंट में ऐड करना है, मतलब टाइटल में कीवर्ड को लेकर आए, मेटा डिस्क्रिप्शन में लेकर आए, फेविकॉन इमेज को देखें, ठीक है। एक एप्पल टच आइकॉन का भी हमने पढ़ा था फेविकॉन के अंदर। फेविकॉन के अंदर एप्पल टच आइकन देखें भाई, iOS भी तो है ना मोबाइल में, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है।
मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसकी जरा कोडिंग में आए। ये वेबसाइट लाइव है भाई, जिसने कुछ चीज़ देखनी होगी घर जाके इस वेबसाइट को खोले, और जो मैं कर रहा हूँ वो करेगा तो उसके सामने भी ये सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, कैनोनिकल आ गया। मैं क्या कैनोनिकल भी नज़र आ गया होगा आपको इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये टाइटल इसका नज़र आ रहा है, ज़रा देखते हैं कि एप्पल टच आइकन की तरह इसका आया नज़र। सेम वही चीज़ है जो कि मैं क्या सेम वही चीज़ है जो फेविकॉल है, लेकिन हम टारगेट किसको कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इस दफ़ा एप्पल की डिवाइसेस को भी टारगेट करना चाहते हैं ना भाई। कोई बंदा अगर एप्पल के मोबाइल के ऊपर या एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो उसका भी तो फेविकॉन होना चाहिए। अगर नहीं लगाया होगा तो ये भी गूगल का एसईओ चेकर आपको बताएगा, देखिएगा उसमें दिखा रहा होता है कि एप्पल टच आइकन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो ये कैसे लगना है, सेम वही तरीका है जो फेविकॉन का है, देख लें। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर था शॉर्टकट आइकन, यहाँ पर क्या है। बाकी आपने अपने उसका नाम रख लें, एप्पल टच आइकन रखना है वो रख लें, कोई और नाम रखना है वो रख लें। ये ट्वाइस लगा हुआ है, आपने एक ही दफ़ा लगाना है, इसके ऊपर एसईओ एरर नहीं आएगा। ये वाला 2 दफ़ा भी लग जाएगा, वो उसको एक को ही एक्सेप्ट कर लेगा। कैनोनिकल 2 दफ़ा लगेगा ना तो वो पकड़ लेगा आपको, वो कहेगा भी 2 कैनोनिकल्स लगे हुए हैं, एक को रिमूव करें। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, वही रिपीट हुआ है ना, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें जी। ये भी आ गया व्यू पोर्ट, एक हमने डिस्कस किया था, इसमें भी व्यू पोर्ट भी लगा हुआ है। इसमें व्यू पोर्ट भी स्टैंडर्ड टैग है, उसमें किसी पूरे व्यू पोर्ट में किसी जगह पर मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं है कि वेबसाइट कौन सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोड को भी अपने पास रखें, वैसे ये लगा ही होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए कोड होता है। ठीक है, ये भी लगा होता है। अच्छा उसके बाद और क्या चीज़ आ गई है हमारे पास, टाइटल भी हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई। एक प्रीवियस क्लास में किसी ने कहा था कि मेटा कीवर्ड्स, हाँ ये जो मेटा कीवर्ड्स है ना, ये बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी, बड़ी पुरानी टेक्निक है, और बहुत पहले गूगल ने इसको एक्सपायर कर दिया था। तो अगर अभी भी किसी में लिखा होता है तो वो इसलिए होता है कि वो जो डेवलपर या एसईओ वाला बंदा होता है वो अपने लिए लिख लेता है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसको लिखने से कोई डैमेज नहीं है, मतलब इसको लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना लिखने से भी कोई डैमेज नहीं होगा आपको। मतलब ये इग्नोर टैग है। अलबत्ता इसका फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पर मैं किसी की वेबसाइट देखूँ और उसने ये यूज़ किया हो तो मुझे उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। या मैं किसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया तो मुझे पता लग जाएगा मैंने किन कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, मगर इससे मेरी एसईओ इंप्रूव नहीं होनी है। हाँ, इट्स जस्ट लाइक अ रिमार्क्स, इट्स जस्ट लाइक अ कमेंट, बस। उसके बाद हमने क्या कहा, बॉडी में आ जाएं। बॉडी में आए, आपकी वेबसाइट कहाँ से शुरू होनी चाहिए, हेडिंग स्टाइल से। उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, H1, जहाँ पर आपने H1 लगाना है वहाँ पर आपका कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा इसके नीचे जो आपने छोटे छोटे 1-2 पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें आपका जो पहला सेंटेंस है उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए, और उसको बोल्ड और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। आपके पहले पैराग्राफ में हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए। उसके बाद आपके पहले पैराग्राफ के साथ एक फीचर्ड इमेज भी हो तो अच्छी बात है, और वो इमेज अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन के वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों ने पहले से पढ़ लिए होंगे। भाई खत्म हो गई ऑन साइट एसईओ, मैं क्या सारी एसईओ हो गई ना। उसके बाद टेक्निकल एसईओ को फोकस करना है जी। क्या फोकस करना है, साइट मैप बनाओ, रोबोट्स की फाइल बनाओ, सर्च कंसोल बनाओ, कैनोनिकल लगाओ। हाँ, कैनोनिकल तो हम शुरू में ही लगा लेंगे ना जब टाइटल पे बात कर रहे होंगे, कैनोनिकल लगा लें। उसके बाद 404 चेक करो, डेड लिंक्स को चेक करो, रीडायरेक्ट्स लगाओ, और क्या स्कीमा लगाएं। स्कीमा वेबसाइट के अंदर कहीं उसका ऑप्शन नहीं है, स्कीमा मार्कअप लगाएं। और अब आपको सब पता लग गया ना। मतलब ये एक चेकलिस्ट, इस तरह अपने जब भी किसी वेबसाइट की बनाए एक डॉक्यूमेंट बना लें चेकलिस्ट का। ठीक है, तो जो जो करते जाए उसको चेक करते जाए कि भाई इसके ऊपर मैंने ये भी कर लिया, इसके ऊपर मैंने ये भी कर लिया, ये सारे टास्क के ऊपर मैंने परफॉर्म कर लिया। कंटेंट आपको बढ़ाना है मगर चैटबॉट से नहीं। चैटबॉट से कंटेंट बनाएंगे तो गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो है ना वो गूगल स्पैम समझता है चैटबॉट के कंटेंट को। अगली क्लास में हम एक लेक्चर, लिंक्स का लेक्चर लेंगे। गूगल अगर हम ऐसे उठा उठा के लिंक्स लगाएंगे ना, ढूंढ ढूंढ के, रेलिवेंट भी नहीं होंगे तो गूगल उसको भी स्पैम समझता है।
हमें कम लिंक्स पे फोकस करना है मगर रेलिवेंट लिंक्स पे फोकस करना है। हमें कम कंटेंट पे फोकस करना है मगर अपना कंटेंट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं चैट बॉट से लिखवा लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए या तो मेरी अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए या जिससे मैं लिखवा रहा हूँ वो अच्छी इंग्लिश में लिख रहा है, और अगर दोनों काम ठीक नहीं है तो भाई उर्दू में लिखो, ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवा लो। बेशक कॉन्टेक्चुअल थोड़ा सा मसला होगा, इसलिए गूगल जो है वो इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बनाता ना, वो तो बस जो लिखते हो उसको ट्रांसलेट करके दे देता है आपको, मगर वो ऑटोमेशन में नहीं आता। वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चैटबॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चैटबॉट के टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसलेटर के टेक्स्ट को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो जितना मर्जी कर लें, वो एंड पे जाकर वही है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो भाई उर्दू में लिखो और छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर लो। लेकिन आपका जो मैसेज है वो इजी इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा ये समझ रहा हो कि बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखेंगे तो शायद गूगल जल्दी कर देगा। यूजर्स तो इससे मुतासिर हो सकते हैं, गूगल नहीं मुतासिर होता है इससे। गूगल ये कह रहा है कि भाई जो विजिटर है वो मिक्स्ड विजिटर है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे विजिटर ही अच्छी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब हमारा जो क्लाइंट होता है, अगर हमारा क्लाइंट हो जर्मन का तो वो कहेगा भाई मुझे ज़रा जर्मन वाली इंग्लिश होनी चाहिए। अगर ब्रिटिश हो तो वो कहता है आप ब्रिटिश इंग्लिश को इस्तेमाल करें। अगर फ्रांस का हो तो वो कहता है फ्रेंच की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कि वो फ्रेंच वाला फ्रेंच इंग्लिश को देखना चाह रहा है, क्योंकि वो विजिटर को उस इंग्लिश को देख के फील होगा कि ये बंदा, ये वेबसाइट जो है वो फ्रेंच की वेबसाइट है। लेकिन गूगल जो है ये उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। गूगल क्या कहता है कि इजी इंग्लिश, इजी वर्ड्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स और पैराग्राफ के हेडर्स। पैराग्राफ के हेडर्स क्या होते हैं? हेडिंग स्टाइल्स। पैराग्राफ के हेडर्स क्या होते हैं?